हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे। कल हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। तो चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण या इनके व्युत्पन्न के नामकरण के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग में हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। देखिए, इनके यौगिक के नामकरण में तीन पद्धतियां काम में आती हैं। एक रूढ़ि पद्धति आती है जिसमें रूढ़ि नाम से इनको जाना जाता है। एक इनका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर होता है जिसे पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। एक आती है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति और रूढ़ि पद्धति हमारे 10th के कोर्स में नहीं है। तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण की पद्धति है वो है आईयूपीएसी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम है। आईयूपीएसी का पूरा नाम बहुत कम पूछा जाता है। यह अस्तित्व में इसलिए आई कि इनके जो हम नाम लिखेंगे वो पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। जैसे मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, यह इनका रूढ़ि नाम है, लेकिन इनका आईयूपीएसी नाम मेथेन है, यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इनके लिए जो पद्धति काम में आती है वो आईयूपीएसी पद्धति है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ें। इनसे पहले आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं जिनके बारे में हम आसानी से समझ लेंगे कि इनका नामकरण क्या है। और नामकरण के बारे में हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, यहां पर हम कह सकते हैं कार्बन की संख्या और इसका नाम। क्या नाम होता है? यह है मूल नाम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रूट नेम कहते हैं। रूट नेम। एक कार्बन आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए। आपके 10th में इतने सफिशिएंट हैं। एक के लिए प्यारे बच्चों शब्द लगता है मेथ, 2 को कहा जाता है एथ, 3 को कहा जाता है प्रोप, 4 को कहा जाता है ब्यूट, 5 को कहा जाता है पेंट, 6 को कहा जाता है हेक्स और 7 को कहते हैं हेप्ट कहते हैं, यानी हेप्ट। 8 को ओक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक और 11 को अनडेक, 12 को बाइडेक, 13 को ट्राइडेक कहा जाता है। लेकिन इतने हमारे हैं नहीं। 10th में आपके क्या है, बेसिक आईयूपीएसी नाम पूछे जाएंगे। तो इनमें आपके 1 से लेकर 7 तक आपको नाम होने याद चाहिए। जैसे 1 नंबर को मेथ कहा जाता है, 3 को एथ कहा जाता है, 4 के लिए प्रोप शब्द यूज होगा, 5 के 3 के लिए यानी 3 के लिए प्रोप होगा, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा। ध्यान रखें, 1 के लिए मेथ, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यह आपको नाम याद रखनी है। जैसे हम अंग्रेजी में रखते हैं 1 को 1 कहते हैं, इसी प्रकार हम रासायन विज्ञान में 1 को मेथ कहेंगे, 2 को एथ कहेंगे। तो यह क्रम आपको याद रखना है। तो चलिए मैं यहां उम्मीद करता हूं यह सारणी आप जब याद रख लेंगे तो आगे भी आपके आसान शब्द हो जाएंगे। अब यहां पर पहला फैक्ट तो आपके सामने यह आता है। दूसरा हमारे सामने क्या आता है कि जब भी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें ध्यान रखना अनुलग्न क्या लगता है।
अनुलग्न। अनुलग्न को यानी इंग्लिश में सुफिक्स कहा जाता है, जबकि हम हिंदी में यदि देखें, जो हम व्याकरण पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा प्रत्यय। यह हमारे पास में अनुलग्न है। अनुलग्न में जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। और यदि कार्बन कार्बन में डबल बंद आता है तो यहां पर लगता है इन। कौन सा शब्द लगेगा? अनुलग्न लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, इन लगेगा। और जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो यहां पे लगता है यानी आइन। तो यह ध्यान रखें, कार्बन कार्बन में एकल बंद आने पर इन, एन, इन और आयन लगते हैं। यह शब्द कहलाते हैं क्रियात्मक समूह। आगे हम देखेंगे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। पहले यह नाम आपको याद होना जरूरी है, फिर यह आपको क्रम याद होना जरूरी है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किसके लिए क्या शब्द लगेगा। आईयूपीएसी ने अपने नामकरण में कहा, किसी भी यौगिक का यदि हमें नाम लिखना है तो इनकी सीरीज होती है, किस प्रकार से आप नाम लिखोगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। प्रतिस्थापी सबसे पहले, फिर बाद में लिखा जाता है कार्बन श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला का मूल नाम, मूल नाम। अभी हम देखेंगे क्या है। फिर हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको इनका नामकरण आसानी से याद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यानी प्रतिस्थापी, कार्बन श्रृंखला का मूल नाम और क्रियात्मक समूह, इस प्रकार से क्रम में इन्हें अरेंजमेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापी है क्या। तो चलिए यहां पर हम पहले समझते हैं प्रतिस्थापी क्या है। जैसे मेरे पास में मैं मेथेन की बात करता हूं, मेथेन का फॉर्मूला यह होता है, इसको हटाकर यदि मैं यहां पर क्लोरीन शब्द जोड़ देता हूं, क्लोरीन जोड़ देता हूं और माइनस एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो मेरे पास में बन जाता है CH3Cl। तो ध्यान रखें, हाइड्रोकार्बन में जब हेलोजन समूह यानी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन या हम कहें ऑक्सीजन आदि समूह जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी कहलाते हैं। और हमारे 10th के कोर्स में प्रतिस्थापी में एक तो आता है अक्स, अक्स को कहा जाता है हेलोजन, हेलोजन। और ये अक्स में आते क्या हैं? फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं। आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा। फिर कल बाहर आई आंटी आपको हटा देना है, ये चार आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये किस नाम से हैं। और एक प्रतिस्थापी में आपके कोर्स में है एल्किल समूह आता है। ध्यान रखें, एल्केन नहीं, एल्किन। और भी प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे नाइट्रो प्रतिस्थापी होता है, OR होता है, ये भी प्रतिस्थापी होता है, लेकिन 10th क्लास में आपके हेलोजन और एल्किन है। कार्बन का भी मैंने मूल नाम बताया था आपको, कार्बन के मूल नाम में मेथ, एथ, प्रोप ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। और क्रियात्मक समूह क्या है, यह महत्वपूर्ण है, आपके इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्रियात्मक समूह क्या है, जिन्हें फंक्शनल ग्रुप अंग्रेजी में कहते हैं और प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। चलिए पहले आप यह नोट कर लें कि आईयूपीएसी के द्वारा नामकरण दिया जाता है और कार्बन का नामकरण का तरीका क्या है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम है, यह ध्यान रखें, प्रतिस्थापी का नाम हमेशा पूर्व लग्न में लिखा जाता है, पूर्व लग्न, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। और क्रियात्मक समूह हमेशा किस रूप में आता है? अनुलग्न में आता है, अनुलग्न, अनुलग्न में लिखा जाता है। अब चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्रियात्मक समूह क्या है और प्रतिस्थापी क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह
जिन्हें हम प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह एनसीईआरटी में प्रकार्यात्मक समूह नाम दिया गया है और आरबीएससी में इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। हिंदी में इसे प्यारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए ये अपने आप में है क्या? क्रियात्मक समूह यानी क्रिया करने वाले। क्रिया का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे समूह जिन पर पदार्थ के रासायनिक गुण धर्म निर्भर करते हैं उन्हें प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसे समूह जिन पर पदार्थ के रासायनिक गुण, ध्यान रखें एग्जाम में आप रासायनिक शब्द पूरा न लिखें, रा लगा के मिंडी लगा दें, बहुत अच्छा लगेगा। रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं तो ये क्रम वाइज उदाहरण के अंदर आते हैं। नंबर 1 में यहां पर हम कहेंगे सीरियल नंबर, कार्बनिक यौगिक, और यहां पर क्रियात्मक समूह, फिर हम कह सकते हैं अनुलग्न। क्या लगता है? अनुलग्न। पहले नंबर पर हमारे पास में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। इसमें क्रियात्मक समूह आपका होगा COOH। क्या होगा? COOH। और अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल। इसमें अनुलग्न लगता है, डायरेक्ट परीक्षा में आ सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसको सही लिखने का तरीका ये होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। कार्बन की संयोजकता यहां पर 4 हो रही है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 हो रही है, हाइड्रोजन की 1 हो रही है। लेकिन हम 10th में इसको इसी हिसाब से लिख देंगे। ध्यान रखें आईयूपीएससी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, निट लेवल तक की, हाई लेवल तक की, तो न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें। 11th और 12th की जो आपको आईयूपीएससी है, नोमेनकल्चर है, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास में यह आ गया। दूसरा यदि हम बात करें तो हम कहें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो हमारे पास में है, इनका क्रियात्मक समूह होता है CHO। जिस यौगिक में CHO पाया जाता है वो एल्डिहाइड होगा। इसका अनुलग्न होता है एल। क्या होता है? एल होता है अनुलग्न। फिर यदि हम बात करें नंबर 3 कीटोन, इनका क्रियात्मक समूह होता है CO। ये क्रियात्मक समूह ये होता है। इसके लिए ओन शब्द आता है। क्या आता है? ओन आता है, कीटोन। देखिए कीटोन कीट प्लस ओन आता है। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह होता है OH और इसमें आता है ओन। ध्यान रखें इसमें ओन आता है और इसमें यानी ओल आता है, ओल, और इसमें प्यारे बच्चों ओन आता है। कीटोन में तो ओन आता है, एल्कोहल में ओल आता है। तो ये ध्यान रखें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओन कीटोन में आता है और एल्कोहल में अनुलग्न आता है ओल। क्रियात्मक समूह ये पाए जाते हैं, अनुलग्न हमारे पास में ये होते हैं।
ज्यादा हमें रटने की जरूरत है नहीं, और जो हमारे 10th क्लास में हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, जिससे इनसे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न न जाए हमें, क्योंकि एग्जाम में कम दिन बचे हैं तो कचरा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे। फिर हम कहीं जो नंबर हमारे मान लीजिए 6 नंबर पे हम कहीं एस्टर, एस्टर एस्टर में क्रियात्मक समूह होता है ये वाला, यानी जिनमें क्रियात्मक समूह यह पाया जाता है वो एस्टर कहलाता है, COO वाला। तो इसका अनुलग्न होता है O8 एस्टर का O8 होता है, आगे नाम हम देखेंगे। तो समझ गए होंगे, ऐसे समूह जिन पर पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यानी एल्केन श्रेणी का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और उन यौगिकों का, तमाम यौगिक का। अब हमारे पास में नेक्स्ट चरण आता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी का मतलब होता है जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह या ऑक्सीजन द्वारा होता है। हेलोजन समूह कोमा ऑक्सीजन या एल्किल समूह द्वारा होता है, तो इन समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी कहते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन में, जैसे हमने प्रतिस्थापी अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह कोमा ऑक्सीजन या एल्किल समूह द्वारा होता है, तो इन समूह को प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। हमारे 10th क्लास में केवल हेलोजन और एल्किल समूह ही हैं, तो हम यहां पे कह सकते हैं, यानी एग्जाम्पल में हम कहें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास में प्रतिस्थापी हैं। तो फ्लोरीन का बन जाएगा फ्लोरो और क्लोरीन का बन जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमो, आयोडीन का बन जाएगा प्यारे मित्रों आयोडो बन जाता है। तो यह आपके समझ में आना चाहिए। ये दोनों ही 10th में प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह प्रतिस्थापी हो गई, फिर यदि हम कहें तो प्रतिस्थापी आर को कहते हैं एल्किल, ये भी क्या है, प्रतिस्थापी होता है। आर प्रतिस्थापी होता है। आर का मतलब होता है मेरे पास में CH3, यदि मैं समूह जोड़ता हूं तो इसको मैं मेथिल कहूंगा, मेथिल। C2H5 जोड़ता हूं तो मैं इसको एथिल कहूंगा, यानी आर की जगह ये शब्द यूज हो सकते हैं। CH3 मेथिल और एथिल, हमारे कोर्स में बस इतने ही हैं कि मेथिल और एथिल यही प्रतिस्थापी हैं। और भी होते हैं, मैंने बताया था नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह होता है, और तो इनमें यह प्रतिस्थापी समूह माने जाते हैं, लेकिन हमारे क्लास 10th की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। तो आप, उम्मीद करता हूं क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसके बाद में IUPAC एक नियम और कहती है, उनके बारे में अब हम देखते हैं। चलिए, अब हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण IUPAC पद्धति के अनुसार करते हैं। तो हम कहेंगे IUPAC नियम क्या है। सबसे पहला नियम रूल फर्स्ट ये कहता है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन श्रृंखला का
चयन, लेकिन क्रियात्मक समूह उस श्रृंखला में हो, क्रियात्मक समूह उस श्रृंखला में हो। इसका मतलब क्या है, अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आईयूपीएसी यह कहती है कि आपको किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो सबसे पहले आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा, और शर्त यह है यदि उसमें क्रियात्मक समूह है तो उसी श्रृंखला का आपको चयन करना है जिसमें वो क्रियात्मक समूह आना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। यह आपके पास में एक श्रृंखला दी हुई है प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आपको यहां पर यह श्रृंखला दे दी। अब देखिए आपको कहा जाता है कि इनमें से आपको नामकरण के लिए कौन सी श्रृंखला का चयन करिए। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, इनमें कार्बन आते हैं 6। मैं इस श्रृंखला की बात करता हूं। इधर बात करें तो 1 2 3 4 ही आते हैं, इधर देखें 1 2 3 4 5 आते हैं। तो मेरे पास में यह कार्बन श्रृंखला क्या होगी, मान्य होगी, क्योंकि इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और उसमें क्रियात्मक समूह श्रृंखला में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। पहला नियम रूल यह कहता है सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो पहली बात ये, आपको नियम नहीं पूछेंगे, आपको डायरेक्ट क्या होगा, कार्बनिक यौगिक देगा और उनका नाम पूछा जाएगा। दूसरा यहां पर है कार्बन का अंकन, दूसरा जो है कार्बन का अंकन, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन का अंकन करना है। तो देखिए हम यहां पर कहेंगे कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले प्रिय मित्रों, न्यूनतम अंक मिले। यह ध्यान रखें, क्रियात्मक समूह को क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। कहेंगे ये भला क्या है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला इस प्रकार से है, CH2 और यहां पे CH2 CH और यहां पे Cl है और यहां पे CH3। मान लीजिए यह प्रश्न है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा की दृष्टि से। कहे इसका यूपीएससी नाम बताओ। सबसे पहले तो आपको कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो कार्बन श्रृंखला मेरे पास में यही आ गई। अब देखिए जो नीचे शाखा में लटकता है वो उसका प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या हो गया, इसका प्रतिस्थापी। क्लोरीन मैंने पहले ही कहा था हमारे एग्जाम में 10th क्लास में या तो क्लोरो है या ब्रोमो है या CH3 है। ये 3 प्रतिस्थापी आप याद रखना। इसके अलावा बहुत नेग्लिजिबल चांस में अदर पूछे जाते हैं। 99.9 हमारे पास में हेलोजन और एल्कीन ही प्रतिस्थापी हैं। अब हमें कहे कार्बन का अंकन करना है, किधर से करेंगे। तो देखिए एक बच्चा कहता है मैं इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5। एक कहता है नहीं मैं इधर से इसका अंकन करूंगा, 1 2 3 4 5। अब देखो किसका सही माना जाएगा। यहां पर जब वो इधर से अंकन करता है तो इसको 2 अंक मिलते हैं। प्रतिस्थापी को देखिए, जिसमें प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो यहां पर कार्बन का अंक प्रिय मित्रों इधर से होगा क्योंकि इसमें 2 अंक मिल रहा है। इधर से यदि वो अंकन कर रहा है प्रतिस्थापी को 4 अंक मिल रहा है, जबकि हम कहें 4 2 से ज्यादा होता है तो ये वाला गलत होगा, इधर वाला क्या होगा, सही होगा। सबसे पहले आपको कार्बन अंकन का तरीका पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में इस प्रकार से है, CH3 CH2 CH2
सी और यहां पर COOH। बताओ कार्बन का अंकन किधर से करोगे? तो देखिए कार्बन का अंकन, यह पूरी की पूरी मेरे पास में कार्बन चेन है, और यहां पर यदि मैं बात करूं तो प्रिय मित्रों यह कार्बन, अब आप इधर से करते हो 1 2 3 4, तो देखो ये तो मेरे पास में क्रियात्मक समूह आ गया, क्रियात्मक समूह को 4 अंक मिला है, जबकि IUPAC कहती है आपको अंकन उधर से करना है जिधर प्रतिस्थापी और क्रियात्मक जो समूह है उसको न्यूनतम अंक मिले। तो चलिए हम देखते हैं, इधर से मैं अंकन करता हूं 1 2 3 4, इधर वाला मेरे पास में सही माना जाएगा, इधर वाला मेरे पास में गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि सी को 4 अंक मिल रहे हैं, इधर सी को 1 अंक मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कार्बन के अंकन के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए आप खुद अपना दिमाग लगाइए और बताइए किधर से अंकन प्रारंभ करें कि कार्बन हमारे पास में इस प्रकार से सही अंकन प्राप्त हो। CH3 CH2 Br CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। बताओ कार्बन का अंकन किधर से करोगे? तो देखो यह सबसे पहले हमारे पास में कार्बन श्रृंखला है, हमने कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब मुझे प्रतिस्थापी का अंकन करना है, तो इधर से लिखेंगे 2 3 4 5 6, इधर इसको 5 नंबर मिल रहा है, जबकि इधर से कर लिखे 1 2 3 4 5 6, इधर से Br को 2 मिल रहा है, तो ये वाला सही है, इधर वाला आपका क्या है, गलत है। तो यह आप ध्यान रखना, पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा IUPAC ये कहती है कार्बन का अंकन, और कार्बन का अंकन उधर से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को सबसे न्यूनतम अंक मिले। अब चलिए तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम 99% यानी IUPAC नोमेनकल्चर को गलत लिख के आते हैं। तीसरा नियम क्या है? रूल नंबर 3, गोल्डन रूल नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए IUPAC इसको 3 भागों में डिवाइड करती है। ए क्या कहती है? ए ये कहती है कि डिजिट और डिजिट के बीच में, वह डिजिट के बीच में क्या आना चाहिए? कोमा आना चाहिए। यह कहती है कि डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें कि 1 यानी 1 और 1 के बीच में कोमा आएगा, 2 और 2 के बीच में कोमा आएगा, यानी अंक और अंक के बीच में क्या आना चाहिए? कोमा। दूसरा यह कहता है कि यदि आपके पास में डिजिट व अल्फाबेट आ गया, तो इनके बीच में क्या आना चाहिए? इनके बीच में आता है, यह ध्यान रखें, डेस। क्या आता है? डेस। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं 1 and 1, और यहां पे लिख रहा हूं 1 और फिर डेस, और मैं लिखूंगा मेथेन। देखिए डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस आना जरूरी है। तीसरा यहां पे ये कह रहा है कि अल्फाबेट व अल्फाबेट के बीच में क्या आना चाहिए? यहां पे ध्यान रखें, नो स्पेस होता है, SPACE, नो स्पेस होता है। जैसे मैं कहूं ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, तो देखिए ब्रोमोमेथेन में कोई भी खाली जगह नहीं आएगी, क्योंकि M और M क्या है? अल्फाबेट शब्द हैं। तो 3 चीजें ध्यान रखें, डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस आता है। यह IUPAC बताती है। तो यहां 3 नियम आपको फॉलो करने हैं। चलिए अब हम इनके नामकरण सीखते हैं। नामकरण यहां पर सबसे पहले हम एक एक ग्रुप के नामकरण लेंगे, उसमें आप पूरी तरह से महारत हासिल कर लोगे IUPAC नामकरण में क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं एल्केन की, एल्केन के बारे में, तो देखिए एल्केन में IUPAC पद्धति में यदि हमें कहा जाए CH4, यह हमारे पास में है। एल्केन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्रिय मित्रों मेथेन। क्या ले रहा हूं? मेथेन ले रहा हूं, और इसका मेथेन है मेरे पास में, इसका अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र मेरे पास में जो होगा
वो होगा CH4। अब यदि हमें कहा जाए कि इसका IUPAC में नाम क्या होगा, तो ये तो अभी मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। चलिए अब हम एल्केन के उदाहरण लेते हैं। एल्केन के उदाहरण में सबसे पहले CH4। तो अभी मैंने बताया था एल्केन का डिवाइडेशन कैसे होता है। एल्केन में दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन। एल्क तो यह दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन को, और एन दर्शाता है सिंगल बॉन्ड को। तो देखिए एल्केन है क्या, इस कल हमने अध्ययन किया था, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं, एल्क प्लस एन। तो आप बताइए, अभी मैंने बताया था जब एक कार्बन होता है उसे मेथ कहा जाता है, और यहां पर यदि मैं देखूं कार्बन एक ही है तो यहां पे मैं लिखूंगा मेथ। कार्बन कार्बन में यहां कार्बन कार्बन अकेला ही कार्बन है तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यह हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बंध बनाता है, तो मेथ प्लस में लिखूंगा एन, मेरे पास में शब्द बन जाएगा मेथेन। इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों, मेथेन नाम हो गया। चलिए बी के बारे में देखते हैं। आपको कहे इसका क्या नाम है, तो देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, दो कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, एथ। कार्बन कार्बन में एकल बंध आ गया तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे, तो इसका नाम हो गया एथेन। क्या नाम हो गया, एथेन इसका नाम हो गया। एथ प्लस एन यानी हम कहें एथेन इसका नाम हो गया। तो दो कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, इसका नाम एथेन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं तो अदर एग्जाम्पल के अंदर, और ध्यान रखना जो हम एग्जाम्पल आपको सोल्व करा रहे हैं उनसे बाहर बहुत कम आरबीएससी में एनसीईआरटी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नंबर सी एग्जाम्पल लें तो यहां पर हमें कहे CH3 CH2 CH3। बताओ इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या है प्यारे बच्चों 3, तो 3 कार्बन के लिए शब्द आता है प्रोप, और कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो शब्द आएगा एन, इसका मतलब ये बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। तो आप समझ गए होंगे। चलिए डी विकल्प हम लेते हैं। डी विकल्प में हमें कहें इसका क्या नाम होगा, CH2 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 CH3। यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 के लिए हमारे पास में आता है हेक्स, और हेक्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन टपका देते हैं और वर्ड बन जाता है हेक्सेन। ध्यान रखें आपको एग्जाम में केवल यही नाम लिखने हैं, यह सिर्फ हम समझने के उद्देश्य से लिख रहे हैं जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए हेक्सेन। अब नेक्स्ट एल्केन के जो प्रतिस्थापी युक्त हैं उनके नाम लिखते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। यह हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CHCl CH3। आपको कहे इसका नाम क्या है, यह आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कार्बन का अंकन करना है, चाहे किधर से भी कर लीजिए, कार्बन का इस प्रतिस्थापी को वही अंक मिलेगा 1 2 3, चाहे इधर से लिखे तो भी 2 आता है। अब सबसे पहले हमने कहा था कि प्रतिस्थापी कौन सा है, इसमें क्लोरीन। प्रतिस्थापी को पहले लिखना है तो प्रतिस्थापी क्लोरो है तो मैं लिख दूंगा क्लोरो। क्या लिखूंगा, क्लोरो लिख दिया। अब बताओ ये प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से, तो यहां पे 2 डैश। ध्यान रखें डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा। अब आगे कार्बन की मूल श्रृंखला, तो मूल नाम में कितने कार्बन है, 3, तो मैं लिखूंगा प्रोप। प्रोप लिख दिया, प्लस अब इसका क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड वाला, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मैं शब्द लिख देता हूं एन। जब मैं इसको जोड़ता हूं इसका नाम बन जाता है 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। ध्यान रखें अल्फाबेट में नो स्पेस आना चाहिए। यदि आपने यहां स्पेस कर दिया आपका IUPAC नोमेनकल्चर गलत माना जाएगा, क्योंकि आप वो नाम IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से लिख रहे हैं।
यदि आपने ऐसा नाम लिख दिया 2 क्लोरो फिर प्रोपेन, तो यह आपका नाम क्या है, गलत माना जाएगा। आईयूपीएसी यह कहती है कि अल्फाबेट में नो स्पेस आना चाहिए, यह नाम होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एग्जांपल एल्केन का। एल्केन के महत्वपूर्ण एग्जांपल में लेते हैं तो CH3, CH, Br और यहां पे CH2, CH3। और यह इस बार परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बताइए इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले चलिए, कार्बन श्रृंखला तो हमारे पास में ये तैयार है। अब मैं यहां पे कहता हूं इसका अंकन किधर से करूं, 1 2 3 4 इधर से करूं तो ब्रोमीन को कितने अंक मिल रहे हैं, 3। यदि मैं इधर से लिखूं 1 2 3 4 तो ब्रोमीन को प्यारे बच्चों मिल रहे हैं 2 अंक। तो बताओ न्यूनतम अंक किधर से मिल रहे हैं, इधर से। ये वाला सही है, ये गलत है। तो मेरा आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर इधर का सही होगा और इधर का गलत होगा। ये परीक्षा में आप ऐसा मत कर देना, ये समझने के लिए है, आपको डायरेक्ट नाम लिखना है। और हमारे पास में प्रतिस्थापी क्या है, Br को ब्रोमो कहते हैं। सबसे पहले मैं प्रतिस्थापी को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ब्रोमो। बताओ ब्रोमो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो यहां पे 2 अब इसमें कितने कार्बन है, 4 है। 4 के लिए शब्द आता है ब्यूट। और यहां पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन आता है। इसको जब मैं मिलाता हूं तो इसका नाम बन जाता है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाता है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यह मेरे पास में इसका शब्द बन जाता है। तो ध्यान रखें, एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है, जिसमें एक कार्बन न्यूनतम कार्बन 1 होता है। यानी एल्केन के प्रथम सदस्य में कितने न्यूनतम कार्बन होने चाहिए, तो प्यारे मित्रों एल्केन के प्रथम सदस्य में न्यूनतम कार्बन 1 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं एल्केन के बारे में आप समझ गए होंगे और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, कल के हमने जो वीडियो है उसमें पूरी तरह से इसको बताया हुआ है। चलिए अब लेते हैं हम एल्केन के बारे में। नेक्स्ट जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो एल्कीन के बारे में। एल्कीन देखिए, यहां पर यदि मैं एल्कीन के बारे में देखूं तो वही जिसने एल्केन का नाम सीख लिया है उसके एल्कीन बिल्कुल समझ में आ जाएगी, एल्काइन भी आ जाएगी। अब तो सामान्य शब्दों में हम इनको आसानी से समझ लेंगे। एल्क का मतलब वही है नंबर ऑफ कार्बन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड यानी द्विबंध। जब किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो चलिए एक के बारे में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताइए इसमें कितने कार्बन हैं, 2 हैं। तो 2 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होगा, एथ होगा। और यहां पर इस कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड होने से क्या आएगा, इन आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका नाम बन जाएगा प्रिय मित्रों एथीन। बन गया एथीन। अब यदि मैं यहां पे बी के बारे में देखूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहां पर हमें अंकन उधर से करना है जिधर से द्विबंध शुरू हुआ है। तो देखिए इधर से मैं अंकन करूं 1 2 3, द्विबंध 2 नंबर कार्बन से शुरू हो रहा है। इधर से मैं करूं तो देखो 1 नंबर से ही द्विबंध शुरू हो रहा है। तो अंकन मैंने पहले ही कहा कार्बन का अंकन उधर से करना है जिधर प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो यहां पर इधर से करें तो इसको न्यूनतम अंक मिलते हैं, ये सही है। इधर वाले में 2 मिलते हैं तो ये गलत है। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा प्यारे बच्चों, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, 3। तो मैं लिखूंगा 3 यानी प्रोप। क्या लिख दिया, प्रोप, 3 होने से। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 इन, प्रोप 1 इन। तो मेरे पास ये बन गया। अब एक तो नाम इसका ये हो गया, एक नाम इसका क्या होगा,
जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बेचारा एक की मौत आएगी, ये एक इसके पीछे चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है 1 प्रोपीन, इसका नाम हो जाता है। ये दोनों ही नाम सही माने जाते हैं, तो 1 प्रोपीन कहें या प्रोप 1 इन कहें, दोनों ही नाम क्या है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट नाम के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एल्कीन के बारे में है, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। एक हमारे पास में जो एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या नाम है। तो सबसे पहले यदि मैं कार्बन का अंकन करूंगा, उधर से करना है जिधर से द्विबंध की शुरुआत न्यूनतम कार्बन से हो रही है, तो इधर 1 2 3 4। देखिए यहां से कार्बन का अंकन 1 नंबर से हो रहा है, तो यहां से यह सही माना जाएगा। बताइए इनमें कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो यहां पे मैं कहूंगा, इसको कहूंगा 4 के लिए ब्यूट लिख दूंगा। कौन से कार्बन से डबल बंध शुरू हो रहा है, 1 फिर डैश फिर इन, यानी डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, फिर मैं इसको लिखूंगा जोड़ने पर, तो यह शब्द बनेगा ब्यूटीन और ये 1 इसके पीछे चला जाएगा, तो ये दोनों ही नाम इसके सही हैं। चलिए इनकी शुरुआत करते हैं, तो किधर से ही लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए इधर से लिखे तो भी 2 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इधर से लिखे तो 2 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो चाहे हम किधर से भी करें, लिखें अंकन लिखें, तो द्विबंध है वो समान कार्बन प्राप्त कर रहा है। इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 4, तो इसको मैं लिखूंगा ब्यूट। फिर मैं यहां पर ब्यूट आने से, अब बताओ कौन सी कितने नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 2 नंबर से, तो मैं लिखूंगा 2, फिर डैश लगा के इन लिखूंगा। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटीन, और फिर ये 2 इसके पीछे चला जाएगा, 2 ब्यूटीन। ये दोनों ही नाम इसके सही हैं। अब मैं आपको अपनी टेस्ट के हिसाब से जो नोमेनकल्चर है वो आपको दे रहा हूं, तो उसके बारे में आप जरूर लिखें कि इसका क्या नाम होगा, यानी हम कह सकते हैं होमवर्क के रूप में। तो इसका क्या नाम होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, इसका IUPAC में नाम क्या होगा, यह आपको गृह कार्य में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में यदि हमें एग्जाम्पल में दें, तो हम इस प्रकार से एल्किन के बारे में लिख सकते हैं, CH3 CH Cl और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए इसका नाम हमें कहे क्या होता है, वही ट्रिक। सबसे पहले यह ध्यान रखें, यह प्रतिस्थापी है और ये वाला क्या है, क्रियात्मक समूह। क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो वरीयता जब प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह आ जाए, तो क्रियात्मक समूह को प्रधानता पहले दी जाती है अंकन में। सबसे पहले न्यूनतम अंकन क्रियात्मक समूह को मिलता है, बाद में प्रतिस्थापी को। तो यहां ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हम इधर से शुरुआत कर दें, तो यहां से लिखेंगे 1 2 और ये 3 और यहां 4। देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आने से यहां कार्बन को इस जहां से शुरुआत हो रही है उसको 1 अंक मिलना चाहिए। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का, प्रतिस्थापी क्लोरीन है, तो मेरे पास में क्लोरो हो जाएगा। कितने नंबर कार्बन पर है प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर कार्बन पे हैं, 3 क्लोरो। कितने कार्बन है इसमें, 4, तो मैं लिखूंगा ब्यूट यहां पे 7 में। फिर यहां पर कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 1 इन से, तो यह इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। उम्मीद करता हूं एल्किन का IUPAC नाम आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन और एल्कीन ध्यान रखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का नाम देखें तो
H ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बताइए इनमें कितने कार्बन हैं? वही बात जैसे एल्कीन का लिखा था, 2 हैं तो एथ लगाएंगे प्लस आयन लिखेंगे और हमारे पास में जो नाम आएगा वो फाइनल नाम आएगा एथाइन। क्या आएगा? एथाइन इसका फाइनल नाम आएगा। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। जैसे एल्कीन का लिखते हैं वैसे ही इसमें लिखते हैं, सिर्फ अनुलग्न का अंतर है। ए वाला। बी वाला हमारे पास में क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अंकन इधर से करना है जिधर से त्रिबंध शुरू हो रहा है, 1 2 3। इसका नाम होगा प्रोप और 1 और आइन। ये हमारे पास में नाम हो गया। या हम इसको कह सकते हैं 1 प्रोपाइन, प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन इसका नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट सी एग्जांपल लेते हैं। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर हमारे पास में CH3। इसका क्या नाम होगा? तो 1 2 3 4, 2 नंबर से शुरू हो रहा है तो इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर हम लिखेंगे 2 आइन और इनको सब साथ में जोड़ देते हैं तो 2 ब्यूटाइन इसका नाम हो जाता है। उम्मीद करता हूं बहुत इजी आप एल्काइन का नामकरण सीख गए होंगे। अब हमारे पास में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें साइक्लोएल्केन के बारे में पूछा गया है, तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? साइक्लोएल्केन, तो आप एक हेडिंग लगा लें, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। बस हमारे कोर्स में क्लास 10th में साइक्लोएल्केन है, यानी हम कहेंगे चक्रीय या वलय एल्केन में नाम से पूर्व साइक्लो शब्द लिखते हैं, साइक्लो शब्द लिखते हैं। ध्यान रखें, नाम से पूर्व साइक्लो शब्द लिखते हैं। अब कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास में यह दे दिया, इसका क्या नाम होगा? तो देखिए गणित में इसको त्रिभुज कहते हैं। अब मैं इसकी संरचना बना रहा हूं तो यहां पर यदि मैं ये कोने वाले पे कार्बन लगा दूं तो देखिए यहां मैंने कार्बन लगा दिए। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? यहां पर 1 और 1 2 हो गई। कितने हाइड्रोजन आएंगे प्यारे बच्चों? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यहां पर हाइड्रोजन आते हैं 2, यहां पर भी 2 आते हैं और यहां पर भी 2 आते हैं। अब आप खुद बताइए, जब 3 कार्बन वाला है तो मेरे पास में आएगा प्रोप और कार्बन कार्बन में सिंगल बंड है तो प्रोपेन, और इसके नाम के पहले ये बंद चक्रीय संरचना है, वलय है, तो इसके पहले मैं लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इसमें यहां पे स्पेस नहीं देना है, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस यौगिक का क्या नाम है। यह हमारे पास में है ये वाला यौगिक। तो अब आप समझ गए होंगे, जहां पर मिलान है वहां पर CH2 आएगा, CH2 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 और यहां पर CH2। देखिए इनमें साइक्लो रिंग बन रही है, एल्केन की है, सभी कार्बन कार्बन में सिंगल बंद है। तो यहां पर मैं इसके पहले लिख दूंगा साइक्लो और फिर साइक्लो के बाद में कितने कार्बन है? 6 हेक्स, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दूंगा, इसका नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, साइक्लोहेक्सेन का में सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी है? तो बंधों को काउंट करने का अगला वीडियो भी आएगा। पहले मैं उम्मीद करता हूं आप एल्केन के बारे में सीख गए होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC में नोमेनक्लेचर। अब हम समय को देखते हुए आपका वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं जाए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे जो क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, एल्कोहल हैं, कीटोन हैं, उनके भी नाम हम सीखेंगे। धन्यवाद।